हेलो एवरी हेलो 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 एवरीबॉडी, वेलकम टू डिफेंस वाला. माय नेम इज राहुल परमार. जय हिंद एवरीवन. प्लीज लेट मी नो दैट एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल टू एवरी वन ऑफ यू. मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं, आप लोगों को सुनाई दे रहा हूं. बताइए बेटा, कैसे हो आप सभी लोग? हेलो हेलो, हाय बेटा. एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? बताओ, अब आवाज आ रही है आप लोगों को? प्रॉपरली ऑडिबल हूं, प्रॉपरली विजिबल हूं? कैसे हो आप सभी लोग? जय हिंद एवरीबॉडी. दिशा, रंगेश, ललित, जय हिंद एवरीवन. एक मिनट बेटा. हेलो एवरीबॉडी, एम आई ऑडिबल? वो थोड़ा फोन आ गया था. चलो, तो आज हम आगे की क्लास के अंदर आगे की चीजें जानेंगे. लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में बताया था, कुछ हाइपोथेसिस बताई थी. फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा पीछे चल के देखें तो मैंने आपको बताई थी गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट, फिर लैपलेस के थ्योरी बताई थी, फिर जो कि नेबुलर थी, उसके बाद प्लैनेटेसिमल ऑफ मोल्टन एंड चेम्बरलिन, लेटर ऑन ऑटो स्कीडमिड की इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस एंड जॉर्ज लेमेत्रे की बिग बैंग थ्योरी. इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. आज हम नया चैप्टर जानेंगे, दैट इज नोन एज सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है बेटा सौर मंडल. मतलब अब हम ना थोड़े पर्टिकुलर आते जा रहे हैं. पहले हम पूरे ब्रह्मांड में थे, अब हम सोलर सिस्टम को जानेंगे. सोलर सिस्टम, गैलेक्सी, हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, इन चीजों को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे. हाँ, बर्थ एंड इवोल्यूशन से आज शुरू करेंगे. ओके, तो क्या पढ़ने वाले आज हम? सोलर सिस्टम, राइट? ओके, चलिए, ठीक है. तो बर्थ एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार. लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोग को एक बात बताई थी कि जितनी भी जैसे बिग बैंग थ्योरी थी, बिग बैंग थ्योरी में मैंने आपको क्या बोला था कि धरती जो जो ब्रह्मांड जो था वो उस टाइनी बॉल से इवॉल्व हुआ था, और उस टाइनी बॉल के एक्सप्लोजन के अगले 3 मिनट के अंदर अंदर सबसे पहला एटम बना था, और वही एटम फिर धीरे धीरे कंडेंस होने लगे, और उस कंडेंसेशन से तारे और सारी चीजें एक एक साथ बनी थी. साइलेंस एक्सिस में अभी आपको बता दूंगा. अब देखो, तारे के बारे में बात कर लेते. तारे कैसे बनते हैं? तारे मैं पहले बता चुका हूं, बट एक बार और जानते हैं. स्टार्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर गैलेक्सी. फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं? सेल. हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं? सेल. वैसे ही स्टार्स जो होते हैं वो हमारी गैलेक्सी का बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं. जो गैलेक्सी होती है ना, वो गैलेक्सी इन तारों के समूह से मिलकर के बनी होती है. द रॉ मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टार इज हाइड्रोजन एंड सम अमाउंट ऑफ हीलियम. स्टार जो बनते हैं ना बेटा, वो हाइड्रोजन और हीलियम से बनते हैं. ठीक है सर जी, एक बार डॉग स्टार बता दी. डॉग स्टार हमारे सोलर सिस्टम में सन के अलावा जो स्टार पाए जाते चमकते हुए, उसे डॉग स्टार बोलते. जैसे सीरियस, उसके बारे में बात करेंगे. तो रॉ मटेरियल किसी भी तारे के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम. फिर क्या होता है? द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स बिगिन विद द गैदरिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस प्रेजेंट इन द गैलेक्सी इन द फॉर्म ऑफ डेंस क्लाउड ऑफ दिस गैसेस. इस गैलेक्सी के अंदर, जो गैलेक्सी होती है, उस गैलेक्सी के अंदर हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद होती है. उस हाइड्रोजन और हीलियम को अपने ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन के कारण तारे पास पास लेकर के आएंगे. जब वो ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन होगा, वो मिलते जाएंगे, तो लार्ज अमाउंट में एनर्जी जनरेट होगी. उस वजह से आपको तारा चमकता हुआ दिखाई देगा. फिर से बोलता हूं कि जैसे यहां से चलते हैं, ये हुआ बिग बैंग. ठीक, तो बिग बैंग में क्या हुआ था? ये टाइनी बॉल एकदम से फूट गई. जब फूट गई तो यहां पर बहुत सारे धुआं, गैस, डस्ट सब निकल के आए. अब इस धुएं, गैस और डस्ट में हाइड्रोजन और हीलियम पास पास आई. पास पास आना मतलब कंडेंस होना. कंडेंस होने लगे तो ये सब धुआं और ये सबको एकत्रित करके एक सॉलिड बॉडी बनी, और उस सॉलिड बॉडी को हमने स्टार नाम दिया.
और ये जो स्टार होता है बेटा, इसने क्या किया, इस गैलेक्सी के अंदर से गैस को कलेक्ट करके अपने आप का निर्माण करना शुरू किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द स्टार्स आर देन फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स। मैंने आपको बता दिया, जो ग्रेविटेशनल होता गया, हाइड्रोजन हीलियम आपस में टकराते गए, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलते गए, हीलियम बनता गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम बनता, कैसे, H जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो He भी बनता है, मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिले, फिर वो हीलियम में कन्वर्ट होते गए, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट हुई, और वो एनर्जी आपके सामने आती थी इंसोलेशन के फॉर्म में। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है, किरण। वो एनर्जी आपके फॉर्म में रेडिएशन के फॉर्म में आती, इनकमिंग सोलर रेडिएशन यानी किरण। तो वो आपके जैसे सुबह आती है ना, तो सूरज की रोशनी किरण के फॉर्म में हमारे पास आएगी, गर्मी के फॉर्म में आएगी, कब, जब ये तारे बन जाएंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही वो बिग बैंग फूटा, एटम बने, फिर एटम के बाद हाइड्रोजन हीलियम आए, हाइड्रोजन हीलियम आपस में एकत्रित हो गए, एकत्रित होते होते ग्रेविटेशनल कोलैप्स के चलते आगे चल के तारे बने। द स्टार्स आर देन फॉर्म्ड बाय द ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ दिस ओवर डेंस क्लाउड ऑफ गैसेस इन द गैलेक्सी। जो गैलेक्सी के अंदर जो क्लाउड था, जो गैस का क्लाउड था जिससे सब बने, उसके कोलैप्स हो जाने की वजह से, उसके कंडेंस हो जाने की वजह से तारों का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है सर, ये रॉक के स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, नहीं, ये पूरा गैस है बेटा, पूरी धुआं ही धुआं है। और ये धुआं क्या करता, पास में आता जाता और हाइड्रोजन हीलियम को कन्वर्ट करके तारा बन जाता। समझ में आया? द ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज सन, एंड अदर देन सन इज सीरियस ए, दैट इज अ डॉग स्टार। सूरज के अलावा हमारे सोलर सिस्टम में जो तारा है उसे सीरियस स्टार या फिर डॉग स्टार कहते हैं। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताया मैंने आपको कि जो गैस थी, गैस हमारी यूनिवर्स में थी, वो गैस एक दूसरे के पास आती गई, जब उसकी गैदरिंग हुई, गैदरिंग मतलब मिलना, तो उस वजह से हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते गए, और जब हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है ये, जब हाइड्रोजन हीलियम बनाते हैं तो ये एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, और इसी फ्यूजन के चलते बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी जनरेट हो जाती है। हां, ये आपको लिखना है, ये जो पॉइंट बता रखा ना, ये आप सभी लोगों को लिखना है। क्लियर हो गया? तो आपके मोबाइल की आवाज कम कर लो जतिन। ध्रुव तारा जो है ना, ध्रुव तारा इतना ब्राइटेस्ट नहीं जितना सीरियस और सन है। आप समझ में आया कुछ? हां, सन में बहुत फ्यूजन होता, सूरज के अंदर हाइड्रोजन मिलते और हीलियम बनाते बेटा। उसका नाम दिया गया डॉग स्टार। थोड़ा बहुत समझ में आया? फिर से बताऊं क्या, रिपीट करूं? अगर आप बोलो तो रिपीट भी उसका ऐसा ही होगा, बर्थ एंड इवोल्यूशन। देखो मैं आपको उसको थोड़ा और तरीके से अच्छे से बताता हूं। देखो अब ये इतना आपको दिमाग में थोड़ा आया, अब देखना एक बार मैं क्लियर करता हूं जब मैं साइकिल बताऊंगा। ओके, इसको जानो, इस पॉइंट को देखो बेटा। ये हमारे स्काई के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर डस्ट और गैस थी, मतलब धूल और गैस। जब वो धूल और गैस आपस में ग्रेविटेशन के कारण कोलाइड हुई, ग्रेविटेशन का मतलब गुरुत्वाकर्षण। और देखो अब फिर से दिशा, आप सभी लोगों को जिनको डाउट है ना, यहां से समझो। डस्ट और गैस हमारी यूनिवर्स में थी, और डस्ट और गैस के कोलिजन के कारण इनिशियल स्टेज में बना प्रोटोसन। प्रोटोसन कैसा? जो आज हमारा सन है ना, उससे छोटा। सूरज जो आज है वो मैच्योर है, मेन सीक्वेंस स्टार है। आज जो सन है उसको मेन सीक्वेंस स्टार बोलते, तो उससे पहले जो बना उसे प्रोटोस्टार बोला। जैसे कि मैं क्या बताऊं आपको, कि जैसे मेंढक का जो बच्चा होता पहले वो टेडपोल होता है ना, वो एकदम वैसा नहीं होता जैसे मेंढक होती है। तो वैसे ही जो शुरुआत में बना उसको प्रोटोसन बोला, नवजात तारा, है ना। तो डस्ट और गैस मिली, कोलिजन से प्रोटोसन बना। फिर थोड़ा आगे गया, इसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन हुई, तो आगे चल के बन गया मेन सीक्वेंस स्टार। क्या बन गया? मेन सीक्वेंस स्टार मतलब सन, ऐसा बन गया। यहां तक बताओ, अब समझ में आया? कॉस्मोलॉजी से अधिकतर जैसे एक क्वेश्चन आ गया, कभी कभी एक भी नहीं आता, ऐसे रहता बेटा।
माइंड मैप से बताऊंगा, वहां पहुंचने तो दो मुझे। मैं अभी ना टॉपिक पर आया ही नहीं हूं, अभी तो कॉस्मोलॉजी चल रही है। हाँ आर्यन सही बोल रहे हो, जब कोई सन मरता है ब्लैक होल बनता है, बट उसको पूरा समझेंगे। नहीं, टेल नहीं होता, जो टेल जिसके पीछे होता है ना मनीष कुमार, वो कोमेट होता है। आप समझ में आया? पहले क्या हुआ बेटा, डस्ट और गैस, धूल और गैस आपस में मिली, धूल और गैस के कोलिजन के कारण प्रोटोसन बना, प्रोटोसन के अंदर हाइड्रोजन हीलियम की रिएक्शन हुई तो सन बना, जो हमारा मेन सीक्वेंस स्टार है। अब कहानी आगे, अब कहानी आगे, अब समझ में आ गया। अब सीन क्या होता है बेटा हमारे पास, कि यहां पर ये जो मेन सीक्वेंस स्टार है जो हम लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा है, अगर सन के मास से किसी भी तारे का मास 1.44 टाइम लेस होगा, समझ रहे हो? सन के मास से 1.44 टाइम अगर लेस होगा तो वो फिर मेन सीक्वेंस स्टार के बाद रेड जाइंट बनेगा। रेड जाइंट क्या होता है, मेन सीक्वेंस स्टार अगर सूरज से छोटा होगा तो रेड जाइंट बना, लाल कलर का एक दैत्य टाइप आकार लिया, फिर आगे चल के व्हाइट ड्वार्फ बना और ब्लैक ड्वार्फ बन के खत्म हो गया। ये उसका एंड हो गया, उसकी मौत है। ये किसकी? उस तारे की। अगर वो सूरज से, सन से 1.44 टाइम लेस है तो, सन के मास से, सन के मास से 1.44 टाइम लेस है तो क्या बनेगा? मेन सीक्वेंस स्टार के बाद रेड जाइंट, रेड जाइंट के बाद व्हाइट ड्वार्फ, व्हाइट ड्वार्फ के बाद ब्लैक ड्वार्फ बन के खत्म। आगे की कहानी, अगर उसका मास सन के मास से 1.44 टाइम मोर रहा या फिर ग्रेटर रहा, सूरज के मास से 1.44 टाइम ग्रेटर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अगला सुपर रेड जाइंट। ये क्या बना था? रेड जाइंट, और उस रेड जाइंट से और बड़ा सुपर रेड जाइंट, फिर बनेगा सुपरनोवा एक्सप्लोजन, मतलब तेजी से फूटेगा। और फिर अगर वो उसमें भी बड़ा निकला तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, और उससे और बड़ा निकला तो आपका मासिव ब्लैक होल बनेगा और खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे अभी एक बच्चे ने बोला था कि सर सन आगे चल के क्या ब्लैक होल बनेगा क्या? बिल्कुल, इनका एंड ब्लैक होल या फिर ब्लैक ड्वार्फ की तरह होता है। डिपेंड करता है कि वो सन से अगर छोटा है वो तारा तो ब्लैक ड्वार्फ बन के खत्म होगा, और अगर वो सन से बड़ा है तारा तो ब्लैक होल बन के खत्म होगा। एंड 1.44 इट इज अ चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट। एस चंद्रशेखर जो थे वो एक जियोफिजिस्ट थे, एक एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने ये लिमिट निकाली थी। ये बहुत कैलकुलेशन के ऊपर निकाली जाती, इतना आसान नहीं होता, बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे 1.44 उन्होंने दिया। उन्होंने कहा अगर सूरज के मास से 1.44 टाइम ज्यादा होगा, ब्लैक ड्वार्फ जो है ना बेटा, ब्लैक ड्वार्फ सूरज से छोटे तारे का अंत है। अंत है मतलब वो काले बोने की तरह जाकर के खत्म हो जाएगा। ब्लैक होल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो कि ना एनर्जी इमिट करेगी, ना रिफ्लेक्ट करेगी, ना एब्जॉर्ब करेगी, वहां जाकर के खत्म होगा अगर वो सन के मास से बड़ा होगा तो। सन के इक्वल, देखो इक्वल जो होगा ना, आगे चल के दोनों में बदलाव आ ही जाएगा, वो किसी एक सीरीज में एंटर करेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक ड्वार्फ एंड ब्लैक होल? हर्षित, ब्लैक ड्वार्फ का मतलब होता है कि एक छोटा तारा का अंत, और ब्लैक होल का मतलब होता है एक बड़े तारे का अंत। समझ रहे हो ना? अंत होता है, जैसे एक आदमी मरता है बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ और एक आदमी मरता है क्लीन शेव के साथ। तो जो बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ जिसका अंत हुआ वो हुआ ब्लैक होल, बड़ा तारा था, और जो नॉर्मल क्लीन शेव के वो ब्लैक ड्वार्फ हुआ। ये चेंज होता है, देखो बहुत मिलियंस ऑफ द ईयर की साइकिल है, जब उसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम खत्म होती जाती, फिर वो व्हाइट ड्वार्फ बनता है, और व्हाइट ड्वार्फ से ब्लैक ड्वार्फ बनकर खत्म हो जाता है। फिर अगर उसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम यहां भी खत्म नहीं होती तो यहां एक्सप्लोजन होता सुपरनोवा, और एंड में जाकर के खत्म हो जाता है। बहुत टाइम लगता है बेटा, मिलियंस ऑफ द ईयर। रेफरेंस सन का मास इसलिए बेटा लिया तौसिक, क्योंकि हम जो होते हैं ना वो सन के पास है। व्हाइट ड्वार्फ स्मॉलर देन सन का एंड है, और उसके बाद है तो ये क्या बोला, न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार कब बनेगा? जब सूरज से बड़ा कोई तारा एंड होगा। ब्लैक होल इज ए मॉन्स्टर। देखो ये जो चीजें हैं ना, ये मिस्टीरियस चीजें, ये आज तक डिकोड नहीं हुई है अभी भी ढंग से।
1.44 टाइम सन है ना। अब उससे बड़ा कैसे हो सकता है का मतलब क्या, हमारे ब्रह्मांड के अंदर सन अर्थ ये इतने नेग्लिजिबल है, जितना कि मैंने ये यहां डॉट लगाई आपको दिखाई दी, इतने छोटे हैं, तो सन से बड़ा भी होगा और सन से छोटा भी मिलेगा। समझ में आया बेटा? हां प्रिया, बिल्कुल बनता है। हां, ये शिवम रजक स्टार ही ब्लैक होल बनाते हैं अंत में जाकर के। बेटा दिशा, जो जॉर्ज लेमेत्रे ने थ्योरी दी थी और एडविन हबल ने उसका रीजन बताया था कि ऐसे होता है। सर व्हाइट ड्वार्फ एंड है या ब्लैक ड्वार्फ एंड है? व्हाइट ड्वार्फ पे खत्म नहीं हुआ, व्हाइट ड्वार्फ के जाने के बाद वो ब्लैक ड्वार्फ बनेगा, फिर एंड होगा। ये अंत की सीरीज है। जैसे आदमी बूढ़ा होता रहता, घुटनों में दर्द आया, फिर बेड गया, फिर एंड, ऐसे। तो जैसे यहां से गया, फिर सन बना, उसके अंदर बहुत ताकत आई जब वो रेड जाइंट बना, फिर वो व्हाइट ड्वार्फ बना, मतलब उसका उतरता खून आ गया, और ब्लैक ड्वार्फ बन के खत्म हो गया। ब्लैक होल सारी चीजों को खींचता है ना, ये बिल्कुल सही आप बोल रहे हो, बट ये अभी भी पूरी तरह से डिस्कवर्ड नहीं है। हाँ सुमित, आई कैन सी योर कॉमेंट। सन से बड़े स्टार होते और बहुत बड़े बड़े होते बेटा। मतलब क्या हुआ था 1968 में, हमने एक मिशन भेजा था। अब 1968 में जो मिशन भेजा था उसके अंदर हमने ये पता किया था कि हमारी धरती स्पेस से कैसी दिखती है। जब 1968 में जो मिशन गया था वोएजर्स 1, जब वो ऊपर की तरफ गया और ऊपर की तरफ जाने के बाद उसने धरती की इमेज ली, तो इमेज इतनी छोटी थी, और उस इमेज के अंदर उन्होंने बोला कि जितने मतलब अच्छे इंसान हैं, जितने बुरे इंसान हैं, जितने अमीर इंसान हैं, जितने गरीब इंसान हैं, जितने पेट भरे हुए इंसान हैं, जितने भूखे इंसान हैं, जितनी महिला है, जितने पुरुष है, सब कुछ इस एक डॉट के अंदर रहते हैं। तब जाकर के हमको ये पता चला था, ये समझ में आया था कि अर्थ इतनी छोटी है कि इसको लेकर के हम रिस्क नहीं ले सकते। तो इसी प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम, हमारे सन, प्लैनेट्स इतने छोटे छोटे हैं ना इस यूनिवर्स के सामने कि यू कैन नॉट इमेजिन। एंड जब हो जाता ना, वहीं स्पेस में स्कैटर्ड हो जाते हैं। साकिर अली स्पेस में फैल जाते हैं, फिर से वो क्या बन जाएंगे आपका, ये कहां गया वो गैस डस्ट, ये ऐसा बन जाएंगे, फिर नए तारे का इवोल्यूशन होगा। समझ में आया बेटा? आगे बढ़े, गैलेक्सी पे आ जाए, सभी लोगों को क्लियर है? सन जो है ना बेटा वो मेन सीक्वेंस स्टार है। शिवम रजक, सन इज ए मेन सीक्वेंस स्टार। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में अंतर है, और बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर यह है कि अगर सुपरनोवा के बाद भी स्टार छोटा निकला तो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, और सुपरनोवा के बाद भी स्टार और बड़ा था तो उसका ब्लैक होल बनेगा। ये सब अंत की प्रोसेस है। आप इतना जान लो कि सब एंड हो रहा है स्टार का। नहीं आर्यन, करे शुरू गैलेक्सी। देखो बेटा, मेरे लगने से आप बोल रहे सर आपको क्या लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी इन चीजों की खोज हुई ही नहीं है पूर्ण रूप से। जब जैसे क्या होता है, जब कोई नई चीज आ जाती है ना, तो पुरानी चीज हाइपोथेसिस बन जाती है। पुरानी चीज थ्योरी कब तक रहती है, जब तक नई चीज नहीं आती। ऑल क्लियर? सूरज चंद्रशेखर लिमिट क्या, उन्होंने एक लिमिट दी कि अगर 1.44 से ज्यादा है तो सुपर रेड जाइंट बनेगा, और 1.44 से कम है तो रेड जाइंट बनेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अगला जाता गैलेक्सी। गैलेक्सी के बारे में पढ़ते। अ गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार। अब देखो आपका डाउट क्लियर हुआ कि हम एक तारे का सोच रहे थे कि सर एक तारा इतना बड़ा बनता है नहीं बनता, हम मिलियंस और बिलियंस में स्टार है, इतने सारे हैं कि हम इमेजिन ही नहीं करते, और वो तो एक गैलेक्सी के अंदर है, और ऐसे बिलियंस में गैलेक्सी भी है। मतलब वास्ट स्पेस, मैंने आपको नाम दिया था ना पहला, यूनिवर्स इज ए वास्ट स्पेस, वो खत्म ही नहीं होती है। ठीक है, ओके, कोई काम नहीं करता, खत्म होता है बस जानवी चांद। तो अ गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ मिलियंस और बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेविटी। मतलब जैसे ये हो गया स्टार, ये हो गया प्लैनेट, ये हो गया क्या बोलते हैं उसको आपका मीटियोरॉइड, ये होगा एस्टेरॉइड, ये हो गया कॉमेट, ये सारी चीजों के मिल करके
इन सभी चीजों को एक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बांध के रखने का काम करती गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होती है? स्टार, प्लैनेट, देयर सैटेलाइट, मीटियोर, मीटियोराइट, मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, इन सभी को जो एक फोर्स के साथ बांध के रखे उसे हम गैलेक्सी बोलेंगे, है ना। वन ऑफ दीज गैलेक्सीज आर मिल्की वे। यहां से हमारा लेक्चर शुरू होता है कि इन गैलेक्सी में से एक जो गैलेक्सी हमारी है वो है मिल्की वे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आकाश गंगा। इसे हम क्या बोलेंगे? आकाश गंगा। इट इज नोन एज मिल्की वेव बिकॉज इट रिसेंबल लाइक अ रिवर ऑफ मिल्क लाइट फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द स्काई टू अनदर। मतलब ये मिल्की वेव की तरह दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जैसे दूध जो होता है ना, दूध की गंगा की तरह, दूध की गंगा की तरह दिखाई देती है कि जो स्काई होता ना, उसके एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक तारों का जो समूह होता है, जो हम रात में देखते हैं ना यूं करके, वो तारे जो दिखाई देते हैं जब आप गांव में रहते हो, घर पे रहते हो, उन तारों के समूह को हम गैलेक्सी बोलते हैं, जो बहुत सारे होते हैं, और उसे हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मिल्की वे बिकॉज रिसेंबल अ रिवर ऑफ मिल्क लाइट फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ स्काई टू अनदर वन। समझ में आ गया? आगे बढ़ते। इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ स्पाइरल शेप्ड। हमारी जो गैलेक्सी है ना वो स्पाइरल शेप्ड है बेटा। ये इस तरह का शेप है हमारी गैलेक्सी का। किस तरह का? स्पाइरल शेप्ड। ये क्वेश्चन आपसे सीडीएस ने पूछा है कि गैलेक्सी जो हमारी वो कौन से शेप की है, तो इट इज ऑफ स्पाइरल शेप। एंड्रोमेडा इज क्लोजेस्ट ऑफ आर गैलेक्सी। हमारी जो गैलेक्सी है इसके नजदीक में जो गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा, और एंड्रोमेडा भी स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है। हां, देयर इज अ ब्लैक होल इन आर गैलेक्सी। शुभम विराट सिंह, बिल्कुल। हाँ, डीएनए की तरह। परफेक्ट। समझ में आया? अरे यार, ये क्यों लेकर के घूम रहा हूं मैं? दिमाग पूरा एकदम ना उसमें चला गया गैलेक्सी को एक्सप्लेन करने में, और उनको इतनी देर से हाथ में लेकर के घूम रहा हूं, और आप लोग भी गधों की तरह देख रहे हो। ये कोई सर्कस है? टीनी बॉल से सन और सन के मास पर डिपेंड स्टार और केमिकल रिएक्शन से लाइट आती है। एम आई राइट सर? टाइनी बॉल से सन और नहीं, टाइनी बॉल फूटी, उसके बाद क्या हुआ? स्पेस के अंदर गैस डस्ट गई, और डस्ट और गैस इकट्ठा होकर के प्रोटोसन बना, प्रोटोसन से बना फिर सन अगर बड़ा हुआ तो रेड जाइंट, बड़ा हुआ तो सुपर रेड जाइंट, और छोटा हुआ तो रेड जाइंट बना। देखो, इमेजिनेशन है नीलेश मिश्रा, वी डोंट नो दैट। वो इमेजिनेशन है बस, ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं। ब्लैक होल गैलेक्सी को क्यों नहीं निगल रहा? ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी के अंदर है भी कि नहीं है ये तक नहीं पता। सब कुछ कंफर्म नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं ना, चीजें स्पेस की इतनी अलग होती, पूरी की पूरी मिस्टीरियस होती, अनटिल एंड अनलेस कोई नई खोज ना हो जाए। उसी का नाम है आकाश गंगा। ठीक है, बढ़ू आगे। सबको गैलेक्सी समझ में आया? गैलेक्सी का मतलब क्या होता है? गैलेक्सी क्या होता है? गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मीटियोरॉइड्स व्हिच ऑल आर हेल्ड टुगेदर, जो सब एक साथ है। सर, सोलर सिस्टम में सन के अलावा कितने स्टार है? हमारे सोलर सिस्टम में सन मेन है, उसके अलावा देखो सोलर सिस्टम जो है सन और उसकी फैमिली से बना हुआ है। इसके अलावा जो नजदीक स्टार है वो सीरियस स्टार है ना, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सब है। अजम्पशन किसने जी? एस्ट्रोनॉमर्स ने। ठीक है, आगे बढ़े। खोज हुई बेटा मनीष कुमार, जब टेलीस्कोप से देखा, जब ऐसा पता चला कि गैलेक्सी इतनी बड़ी, उसके सेंटर में एक ऐसी चीज है जो कि सबको अपने अंदर खींच लेती है, उसे ब्लैक होल बोल दिया गया। कॉमेट, मीटियोरॉइड, एस्टेरॉइड क्या होते हैं आज हम जानेंगे आगे चल के। ठीक है, डोंट वरी। अब आ जाते हैं गैलेक्सी के अंदर कॉन्स्टेलेशन से। कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? देखो, मैंने पहले आपको क्या बताया? यूनिवर्स। यूनिवर्स कैसे बना? टाइनी बॉल के एक्सप्लोड होने से। फिर यूनिवर्स के बाद मैंने कंडेंसेशन का रिजल्ट क्या बनाया? स्टार।
स्टार बनाए, फिर स्टार से मिलके क्या बनी, गैलेक्सी। स्टार से मिलके क्या बनी, गैलेक्सी। तो गैलेक्सी जान लिया। अब गैलेक्सी के बाद एक गैलेक्सी में एक होल, वेदांत शेल के इसके बारे में हर जगह अलग अलग लिखा हुआ है। आप इंटरनेट पर देखने जाओगे हर जगह अलग लिख देंगे वो लोग, क्योंकि खोज प्रॉपर हुई नहीं है उसकी, और इसीलिए एग्जाम यहां से क्वेश्चन भी एकदम कम पूछती है, नेग्लिजिबल। ठीक, तो यूनिवर्स, स्टार, गैलेक्सी। अब जो स्टार्स जो होते हैं, तारे जो होते हैं, उनका पर्टिकुलर फिगर आपको स्काई के अंदर दिखाई दे तो उसे हम बोलते हैं आपका कॉन्स्टेलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, कॉन्स्टेलेशन। तो वन ऑफ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग फीचर ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर इज नोन एज कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन आर ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्म अ पैटर्न ऑफन ऑफ रिप्रेजेंटिंग माइथोलॉजिकल फिगर एंड एनिमल। ये कॉन्स्टेलेशन जो होता है ना, कॉन्स्टेलेशन, सर प्लीज यूज माइंड मैप इन इजी वे so we can understand easily. I will use mind map where needed. मैं कर लूंगा यूज, ठीक है, मैं हाथ से बना दूंगा, आप लोगों को कहीं से लेकर के नहीं आऊंगा अलग से, यहीं पर आप लोगों के सामने बनाऊंगा और एक दो माइंड मैप बनाऊंगा जिससे आपको पता चले कि माइंड मैप बनते कैसे हैं। ठीक है, ओके। तो कॉन्स्टेलेशन इज मोस्ट कैप्टिवेटिंग फीचर ऑफ सेलेस्टियल स्फीयर। हमारे स्फीयर के अंदर बनने वाले बहुत प्यारा जो नजारा होता है वो कॉन्स्टेलेशन कहलाता है, जहां पर ग्रुप ऑफ स्टार एक पर्टिकुलर फिगर बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सप्तऋषि, सप्तऋषि तारामंडल आप सभी लोग जानते हो, ऐसा बोला जाता है ये सप्तऋषि भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुए 7 पुत्र हैं, मनोत्पन्न पुत्र भगवान ब्रह्मा के, और ये सातों शिव जी के, मतलब बीच में भगवान शिव है और सातों उनके सराउंडिंग में बैठ करके शिक्षा ले रहे हैं, और ये शिक्षा लेकर के हमारे जगत को, धरती को देखते हैं, और ये देखते हैं कि कोई इंसान क्या कर रहा, सही कर रहा, गलत कर रहा है, अलग अलग, जैसे ऋषि भागवत और अलग अलग ऋषि है जहां पर, है ना, वशिष्ठ, है ना, ये ऋषि, हर ऋषि के अंदर अलग अलग क्वालिटी है। समवन इज गुड इन आर्चरी, जो कि धनुर्वेद के ज्ञाता है, और वो धरती को देखते हैं। तो ये क्या होता है, सप्त ऋषि का मतलब एक ऐसा फिगर स्काई के अंदर जो बने, स्काई के अंदर एक ऐसा तारों का ऐसा समूह जो फिगर बना ले, उसे सप्तऋषि बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, ये 3 तारों का समूह, इसको ओरियंस बेल्ट बोलते हैं। जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग एक हंटर था जो जानवरों को मारता था, तो उसका जो बेल्ट था, उस बेल्ट को हम बोलते हैं ओरियंस बेल्ट। समझ में आया सभी को? इतना क्लियर हुआ? बताओ। क्लियर हुआ? हाँ मनीष, इसको हिंदी में नक्षत्र बोलते हैं। हाँ, स्टार के पास खुद की लाइट होती, प्लैनेट उनका रिफ्लेक्शन होता है। मतलब आपको लर्न नहीं करने बेटा, तौसीक अंसारी, ये जो है ना क्या बोलते हैं उसको, ओरियंस बेल्ट, सप्तऋषि, ये आपको लर्न नहीं करना है, यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, इसलिए मैं आपको वो ऐसे बता रहा हूं। ठीक है, सभी लोगों को समझ में आया इतना तारे के बनने की प्रोसेस? चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। द सोलर सिस्टम इज इनॉर्मस विद द डायमीटर ऑफ 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हमारा जो सोलर सिस्टम है ऑलमोस्ट 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मिलकर के बना है, एंड आवर सोलर सिस्टम इज थॉट टू बी ओवर 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड। आप इतना समझ लो, 13.6 बिलियन ईयर ओल्ड यूनिवर्स बना था, फिर धीरे 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 जब हम कम टाइम आया तो 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड हमारा सोलर सिस्टम बना था। 9 नॉन प्लैनेट एंड देयर मून, 9 नॉन प्लैनेट जो आपको दिखाई दे रहे और उनके मून, जैसे कि धरती के पास चांद है ना, सैटर्न के पास टाइटन है और जुपिटर के पास गैनीमेड है, इस तरह के जो मून्स है, मार्स के पास फोबोस एंड डीमोस है, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। तो 9 नॉन प्लैनेट एंड देयर मून एज वेल एज स्मॉलर ऑब्जेक्ट revolving around the sun like comet, asteroid and meteoroid makes the solar system largest and most important component।
ठीक है, यही हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट कंपोनेंट है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार। एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टलेशन लिखना चाहो तो लिख लो अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, बस। बिग बेयर। बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम आर देयर इन आवर गैलेक्सी। सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक परिवार है, ठीक, एक परिवार है जिसमें सन उस घर का मुखिया है और बाकी सब उस घर के सदस्य हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी बेटा? जल्दी बताओ सभी लोग, आप ही लोग बताओ। मैं आपको पहली क्लास के अंदर पढ़ाया था, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी है? बताओ। बच्चे ने पूछा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू बता दो सर। डेढ़ 150 मिलियन किलोमीटर, एकदम सही जवाब बेटा। कितना? 150 मिलियन किलोमीटर। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं, वेरी सिंपल पॉइंट, कि ज्योग्राफी को ना इस पहले लेक्चर से मत नापा करो। ये जो होता है ना यूनिवर्स, स्टार, मैं ये बताना नहीं चाह रहा था, बट दिस इज दी मोस्ट बोरिंग टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। बड़ा बोरिंग फील होता मुझे, पहले मैं पढ़ा देता हूं, बाद में बताता हूं कि वो बोरिंग है। एक्चुअली मजा कब आता है? जब हम इसके जस्ट आगे पहुंचेंगे। तो यहां से हमारी शुरुआत होती अच्छी से, सोलर सिस्टम से। बिल्कुल सही। तो इसलिए आप ऐसा मत आंकना कि ज्योग्राफी में ऐसे ही चले गएगा, नहीं बेटा, ये टॉपिक थे बस बड़े। आपको मजा आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। मुझे तो पढ़ाने में मैं ये सोच रहा हूं कब कब मैं सोलर सिस्टम पे पहुंचूं। हाँ, प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर नहीं किया जाता, अब जानो आराम से। तो हमारा सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड है। सोलर सिस्टम के अंदर 9 प्लैनेट्स हैं और 9 प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स और सब कुछ इसी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट यहां से शुरू होगा आपका। ये सोलर सिस्टम है आपका। देखो यहां बने हुए भी हैं सारे प्लैनेट्स कैसे? सन के बाद मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। ये प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट है और बाकी सारे के सारे प्लैनेट इससे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे पहली बार पढ़ने आए हैं, जानते नहीं है। यू आर अ किंग। आई एम नॉट अ किंग बेटा, आई एम ए टीचर, आई एम योर टीचर, बट आई एम स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी। हर दिन मुझे मतलब ज्योग्राफी ही पढ़ता रहता हूं, मजा भी आता है। ठीक है, अरे यहीं से मजा आना शुरू हो जाएगा आपको, टेंशन मत लो। चलो अब अगला पॉइंट जान देते। ये सारे के सारे प्लैनेट्स हमें इस तरह से दिखाई दे रहे। सन, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है आज डिस्कस करेंगे। फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो एंड क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट क्या करता है? हमारे पूरे यूनिवर्स को, हमारे सोलर सिस्टम को जिस बेल्ट ने कवर करके रखा है उसे हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है बेटा? आज ही पढ़ेंगे। चलो तो पहले सन से डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो सन जो है हमारे सोलर सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। आवर सोलर सिस्टम लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इज सन। इस सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है वो है सन। इट इज रफली 109 टाइम्स साइज ऑफ द अर्थ। आप धरती को देख रहे हो ना, धरती की साइज से 109 गुना ये है। सर व्हाट इज ड्वार्फ स्टार, व्हाट इज ड्वार्फ स्टार? तो धरती की साइज से 109 गुना बड़ा सन है अर्थ की साइज से। इट कंप्राइजेस 99.8% मास ऑफ आवर सोलर सिस्टम। मतलब हमारे सोलर सिस्टम का मेजरली मास ये सन ने कवर करके रखा। आप सोचो 99% मास उसने कवर करके रखा, बट ब्रह्मांड में वो कितना छोटा सा दिखता है। ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं बेटा। ठीक है, इट इज लार्जली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस विथ अ माइनर क्वांटिटी ऑफ हीलियम। मैंने बोला था आपको हर तारा हाइड्रोजन से बना होता है और कुछ क्वांटिटी में हीलियम से। ठीक है, इट रोटेट अराउंड द गैलेक्सी। और सूरज जो गैलेक्सी के अराउंड रिवोल्यूशन करता है उसे हम बोलते हैं गैलेक्टिक रिवोल्यूशन। जो सूरज गैलेक्सी के अराउंड रिवोल्यूशन करता है उसे हम बोलते हैं गैलेक्टिक रिवोल्यूशन। वाई इज इट प्लूटो कॉल्ड द ड्वार्फ प्लैनेट? तो जो सूरज गैलेक्सी के अराउंड पूरा घूमेगा, जो मैंने आपको इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस में पढ़ाया था, उसे गैलेक्टिक रिवोल्यूशन बोलेंगे। द सन्स एनर्जी रीचेस द अर्थ एंड अदर प्लैनेट इन ऑल डायरेक्शन। और किस फॉर्म में जाती है बेटा? तो
तो ये जाती है रेडिएशन के फॉर्म में, किरण के फॉर्म में। ठीक है, नियरेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे से जो सबसे नजदीक है उसको हम बोलते प्रोक्सिमा सेंचुरी। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ बेटा? सन के रिगार्डिंग हल्की फुल्की बातें। पहला क्या, धरती से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। दूसरा, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ। तीसरा, सूरज भी गैलेक्सी के अराउंड घूमता है, जिसे गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सूरज जो किरण जनरेट करता है वो धरती तक आती है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और हमसे जो नजदीक है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, और ये सीडीएस ने आपसे पूछा है। डन है? आगे बढ़ेंगे और जानो अब एनाटॉमी ऑफ सन। एनाटॉमी का मतलब होता है सूरज का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो, बट एनाटॉमी वर्ड लिखो, एनाटॉमी वर्ड अच्छा। तो द टेम्परेचर ऑफ सन सेंटर इज 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज के सेंटर का तापमान कितना? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। इतना तापमान है, मतलब किसी को भी पिघला के खत्म कर दे। द शाइनिंग सरफेस ऑफ सन इज नोन एज फोटोस्फियर। सूरज की जो सरफेस है, जैसे धरती की सतह है जहां हम लोग रहते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट। वैसे ही सूरज की सतह को हम क्या बोलते हैं? फोटोस्फियर। क्या बोलते हैं? फोटोस्फियर। सीडीएस ने पूछा है क्या? सरफेस ऑफ द सन इज नोन एज फोटोस्फियर। सरफेस ऑफ द सन फोटोस्फियर, सरफेस ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट appears like a disk, radiate energy, act as a source of energy. It appears like radiate energy and act as a source of energy. ये जो है फोटोस्फियर, यही एनर्जी को रेडिएट करता है। जो एनर्जी धरती पर आती है ना, उसका सोर्स यही फोटोस्फियर होता है। ठीक है, आगे की कहानी। द आउटर लेयर ऑफ सन्स एटमोस्फियर इज मेड अप ऑफ थीन हॉट गैस, जिसको हम बोलते कोरोना। तो सूरज का जो एटमोस्फियर है, सूरज के एटमोस्फियर को आप क्या बोलोगे? क्रोमोस्फियर। एटमोस्फियर ऑफ द सन इज नोन एज क्रोमोस्फियर, बट द आउटर लिमिट ऑफ सन्स एटमोस्फियर इज नोन एज कोरोना। सूरज का जो एटमोस्फियर है, देखो यहां लिखता हूं मैं, अब एक बार में समझ में आएगा। माइंड मैप देखो ज्योग्राफी का कैसा होता है। पंद्रह मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड सेंटर का तापमान हो गया। सरफेस ऑफ द सन फोटोस्फियर। एटमोस्फियर ऑफ द सन क्रोमोस्फियर। और सन के एटमॉस्फेयर की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सूरज का एटमॉस्फेयर की, जैसे हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर का आउटर मोस्ट पार्ट क्या कहलाता है? एक्सोस्फेयर। वैसे ही सन का जो आउटर मोस्ट पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन्स एटमॉस्फियर इज कोरोना। आउटर मोस्ट लेयर सन के एटमॉस्फेयर की क्या कहलाती है? कोरोना। बनाओ बेटा इसके नोट्स। अब समझ में आया माइंड मैप सन का? क्लियर हुआ? हाँ, रिंग ही तो है, ये सारी एक साथ मिलेगी ये। सोलार फ्लेयर्स, मनीष कुमार। 3D में ही है बेटा ये। नवनीत प्रजापति, ये 3D में है, देखो इसको, देखो इधर से 3D में है ये।
यूनिवर्स में ऑक्सीजन अर्थ के अलावा भी होती है क्या? बहुत माइनर अमाउंट में होती है, कहीं कहीं पर मौजूद होती है, हर जगह नहीं होती। ये गैलेक्सी की पिक्चर इमेजिनरी ही होगी या रियल में क्लिक की गई है? टेलीस्कोप से क्लिक की जाती बेटा। अल्फा सेंचुरी इज अ क्लोजेस्ट स्टार, हमारे जो क्लोजेस्ट स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा। वी हैव मेड नोट्स फ्रॉम विराट, शुड आई हैव टू नोट देम अगेन? इफ यू गेट समथिंग न्यू यू शुड हैव टू नोट। सर जब हम हमारे कोई भी सैटेलाइट आज तक गैलेक्सी के बाहर गए ही नहीं तो फिर हम श्योर कैसे कि हमारी गैलेक्सी ऐसी दिखाई देगी? टेलीस्कोप बेटा, टेलीस्कोप हेल्प करता है। सोलर सिस्टम में सन के अलावा कितने स्टार है? हमारे सोलर सिस्टम में सन मेन स्टार है, इसके अलावा सीरियस ए। सोलर सिस्टम मतलब सन एंड फैमिली। समझ में आया बेटा? आप लोग को क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा जो मैं बता रहा हूं? एटलीस्ट एक्नोलेज मी। सन का ये समझ में आया सिस्टम जो मैंने अभी बताया? हां, बिल्कुल। कोरोना वायरस जो है वो भी एकदम ऐसे ही दिखाई देता है, इसलिए उसका नाम ऐसा बताया। सभी लोग, अगर किसी को भी जरा सा डाउट होना इसके अंदर तो पूछ लो बेटा। हाँ, सन गैलेक्सी के अराउंड रोटेट करता है। अब देखो क्या होता है, द कोरोना इज विजिबल ओनली ड्यूरिंग द टोटल सोलर एक्लिप्स। जब सोलर एक्लिप्स होता है ना तब कोरोना स्फीयर नाम का एक टेलीस्कोप होता है, उससे दिखाई देता। अब थोड़ा सा एक्लिप्स के बारे में जान लेते हैं, बहुत ज्यादा हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा सा एक्लिप्स के बारे में जानो। देखो, आप लोगों ने हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर ग्रहण का नाम सुना होगा, ग्रहण का नाम सुना होगा कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण क्या होता है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। ओके, ये है सन और ये है अर्थ। तो जो अर्थ से सन को देखे वो हम है, बट अगर सन और अर्थ के बीच में आ गया मून, तो जब हम सूरज को धरती से देखना चाह रहे तो बीच में क्या आ गया? ब्रेक। बीच में क्या आ गया? ब्रेक, है ना? अब जो बीच में ब्रेक आ गया उस वजह से अब हम अर्थ से सन को देख नहीं पा रहे, तो सूरज को लग गया ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण की परिभाषा यह है आपकी, सूर्य ग्रहण या फिर सोलार एक्लिप्स। दूसरे उसमें बताता हूं, सपोज करो आप ना किसी, यस सर बट नोट्स कल सुबह रिवाइज करते वक्त बनाऊंगा। बिल्कुल, आप मत बनाओ अभी मेरे साथ में, मैं तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं बस। बिल्कुल आप सुबह बना लेना, आपको मजा आएगा। तो आई डोंट नो बेटा निकिता सिंह उसका परसेंटेज कितना, एक्चुअल में किसी को नहीं पता क्योंकि वो बदलता रहता है। सपोज करो आप किसी शादी में गए हो, है ना, और शादी में जाने के बाद है तो आपको कोई दिखाई दिया। सपोज करो शादी में आप गए हो, शाम का वक्त है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, घास के ऊपर ओस की बूंद है, वहां आप किसी को देख रहे हो। अब सडनली वो भी आपको देख रहा है या रही है। बड़ा प्यारा माहौल है, चांद आसमान में है, एकदम पेड़ों के पत्तों की खड़खड़ाहट की आवाज आ रही है। आप देखो, फिर घुमा फिरा क्यों काम करते करते आप यूं देखते हो, फिर वो भी घूम फिर के आपको ऐसे देखे। अब ये सिलसिला आपका चल रहा है ना, मोहब्बत एकदम आपकी बेहतरीन चल रही है। अब सीन क्या होता है, सीन ऐसा होता है कि जिन्हें आप देख रहे थे, सपोज करो उनके पापा आ गए, उनके पिताजी आ गए। अब आप उनको देखने की कोशिश कर रहे हो, बट पिताजी बीच में आ गए, तो पिताजी ने क्या लगा दिया? ग्रहण। सपोज करो आप मुझे देखने की कोशिश कर रहे हो और बीच में कोई आ गया। अब आप इधर से झांकने की कोशिश कर रहे हो, इधर से झांकने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब क्या? इस बात का एक ही मतलब, और वो मतलब ये कि यहां लग चुका है ग्रहण, और जैसे ही मून घूम के आगे जाएगा या फिर अर्थ घूम के इधर आएगी, आप एक दूसरे को देख पाओगे। क्लियर? तो ये वाला पॉइंट, इसको कहा जाता है सोलार एक्लिप्स। अब लूनार एक्लिप्स क्या होता है? लूनार एक्लिप्स क्या होता है? अगला पॉइंट, चंद्र ग्रहण।
तो ये तो हो गया आपका सन अपनी जगह पर, ठीक। इधर हो गई अर्थ और ये हो गया मून। तो जब सूरज से रोशनी धरती की तरफ जा रही थी, मतलब चांद की तरफ, और धरती ने रोक दिया, तब चांद दिखाई नहीं देगा क्योंकि रोशनी नहीं जा पा रही है, शेडो नहीं बन पा रहा है। अब जब चांद दिखाई नहीं दिया तो चंद्रमा को लग गया ग्रहण, चंद्र ग्रहण। समझ में आ गया? कोई डाउट है? अब जब सूर्य ग्रहण होता है तो जब हम अर्थ से सन को देखते हैं तो ये मून ब्लॉक कर देता है, बट सन का जो आउटर मोस्ट एटमोस्फियर है जिसको हम कोरोना बोलते हैं, वो रिंग बस दिखाई देती है। इज दैट क्लियर एवरीबडी? वेरी सिंपली। आप बेटा हिटाची, आप सिर्फ पास हो जाओ, वही चाहिए सीडीएस के लिए और कुछ नहीं चाहिए। समझ में आ गया सभी को ग्रहण? आप कभी कंफ्यूज तो नहीं हो गए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्या होते हैं? क्लियर? डिफाइन किस तरह करेंगे वो तो हम आगे जानेंगे जब हम एक्लिप्स पढ़ेंगे, बट एक नॉर्मल सा जो टॉपिक के अंदर डिस्कस हो रहा था, तो बीच में जो डिस्कशन समझ में आया, डेफिनेशन ना आपको एग्जाम में लिखनी है और ना अभी हमने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, द सन इज अबाउट 150 मिलियन अवे फ्रॉम द अर्थ एंड दैट इज नोन एज 1 AU, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कही जाती है। द लाइट एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड टेक 8.5 मिनट टू रीच द अर्थ सरफेस। लाइट जिसकी स्पीड 3 लाख किलोमीटर होती, उसको भी 8 मिनट लगते धरती तक आने के लिए। समझ में आया? पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पे नहीं है। फुल मून, न्यू मून जो है ना, वो सन के मून के रोटेशन से, ग्रहण एक अलग तरीके से चलता है। नहीं, आपको ग्रेजुएशन में ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं चाहिए अगर आपको ओटीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सन की ब्राइटनेस से ही मून चमकता, बिल्कुल से अभिषेक। लूनर एक्लिप्स रोज क्यों होगा बेटा? सूरज को भी धरती के अराउंड घूमने में 28 दिन लगते हैं, इसको मून को भी अर्थ के अराउंड घूमने में 28 दिन लगते हैं। ठीक है, एक्लिप्स समझ में आया? अरे एक्लिप्स हमने पढ़ा नहीं है, बट एक नॉर्मल सा आपको बताया है। वो पेनम्बरा अनम्बरा की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, ओके। अब प्लैनेट्स देख लेते। प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स आर रॉकी प्लैनेट्स दैट आर लार्जली फॉर्म ऑफ सॉलिड रॉक एंड मेटल। तो धरती जो है, दिस इज सन। सन के बाद मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये सारे के सारे जो प्लैनेट आपको दिखाई दे रहे, दीज आर दी रॉकी प्लैनेट्स। ये वो प्लैनेट है जो चट्टानों से मिलकर के बने हुए। फिर इसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर दी गैसियस प्लैनेट। ये किससे मिलकर के बने? गैस से, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम एंड मीथेन। ऐसी गैस से मिलकर के ये बने हैं, और ये प्लैनेट रॉकी प्लैनेट है। ठीक है, और इन दोनों को जो बेल्ट अलग करता है, दैट बेल्ट इज नोन एज एस्टेरॉइड बेल्ट। एस्टेरॉइड बेल्ट इन सभी को एक दूसरे के साथ अलग करता है। हां चलेगा बिपाशा। एक मंथ में भी एक्लिप्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब चांद सूरज धरती के अराउंड घूमता है ना, उसी वक्त धरती भी सूरज के अराउंड घूमती है, तो एंगल सेम नहीं खाता। और चांद जो है ना, वो ऐसे टेढ़े एंगल के साथ घूमता है, अर्थ ऐसे घूमती है। तो आप देखो ना, एक टेढ़ा जा रहा है और एक ऐसे जा रही है, तो बहुत कम कंडीशन होती है जब ये एक साथ आए। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होते हैं, प्लूटो क्या होता है, सब मैं आपको समझाऊंगा। अभी इतना तो समझो। आगे बात करते, एक एक प्लैनेट से डिस्कस करते हैं।
करे शुरू बेटा। अब पहले आप लोग जो बोल रहे हो प्लूटो, प्लूटो के बारे में पहले बता देता हूं, क्यूरियस हो रहे हो। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। इसका मतलब क्या होता है? प्लूटो एक बोना ग्रह है। बोना ग्रह कब होगा? जब उसकी साइज छोटी होगी। जो प्लैनेट बहुत छोटी साइज का होता है उसे हमने बोना बोल दिया, यानी प्लूटो यानी ड्वार्फ प्लैनेट। दूसरा, इट ओवरलैपिंग द पाथ ऑफ नेपच्यून। जो नेपच्यून है, नेपच्यून कहां है? देखो ये प्लूटो जब सूरज के अराउंड घूमता है ना तो नेपच्यून के पाथ से निकलता है। तो मतलब इसका खुद का कोई ऑर्बिट नहीं, दूसरा इसकी साइज छोटी, इस वजह से इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोल दिया गया है। बहुत ही ज्यादा छोटी कि इसका खुद का ग्रेविटेशन नहीं है। साइज हर प्लैनेट की अलग अलग है। समझ में आया? प्लूटो, अब देखो आप यहां समझो कि प्लूटो सूरज के अराउंड घूमता क्यूपर बेल्ट के पहले, है ना। उसको आज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU की मीटिंग जो 2006 में हुई थी बेल्जियम के अंदर, वहां पर बैठे कुछ 5 से 10 साइंटिस्ट जियोग्राफर एक साथ मिले और उन्होंने बोल दिया प्लूटो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। उन्होंने डिसाइड कर दिया प्लूटो ऐसे प्लैनेट नहीं। प्लूटो जहां था वही है। जितना मस्ती में तब घूमता था उतना ही मस्ती में आज घूमता है। प्लूटो को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे ड्वार्फ बोलते हो, आप मुझे प्लैनेट बोलते हो, मैं हूं, मैं वो हूं और मैं घूमूंगा जैसा कि मुझे पसंद है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे होता है ना, सपोज करो लाइफ के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको कुछ भी बोलते हैं, तू अनपढ़ है, तू सही काम नहीं करता, ये तू नहीं काम करता। What you came to learn with Pluto is that you should not aware of that words, और उनकी बातों पर ध्यान मत दो। सिंपली मैं बोल रहा हूं, उनकी बातों पर मत जाओ। क्यों? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है ना। ये भी तो अपना जीवन जी रहा है। आपको लगता है 2006 में कुछ जियोग्राफर वहां बैठ गए और उन्होंने बोल दिया प्लूटो ऐसे प्लैनेट नहीं है तो प्लूटो को फर्क पड़ रहा होगा? प्लूटो को पता भी नहीं है कि उसके बारे में कोई बात चल रही है। ठीक है। हाँ, ये जो सेकंड पॉइंट है ना वो आपका थर्ड दर्शा रहा है कि ये नेपच्यून के पाथ को ओवरलैप कर रहा है, जबकि प्लैनेट का खुद का एक पाथ होता है और वो इसका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो मर्क्यूरी से डिस्कस करते हैं। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। प्लूटो के अलावा मर्क्यूरी सोलर सिस्टम का स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ओनली स्लाइटली लार्जर देन दी अर्थ मून। धरती का जो चंद्रमा है ना, हमारा चंद्रमा, उससे थोड़ा सा बड़ा है बस ये। इट इज क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूरज के सबसे नजदीक जो प्लैनेट है दैट इज दी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेयर है वेरी थिन, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। मर्क्यूरी का जो एटमॉस्फेयर है सूरज से आने वाले तेज रेडिएशन ने उसको पूरा तोड़ दिया है, तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर। हैविंग रोटेशनल पीरियड ऑफ 58 डेज। 58 डेज पर वो अपनी जगह पर यूं घूम जाता है और सूरज के अराउंड रिवोल्यूशन में उसको 88 डेज लगते हैं। 88 डेज में सूरज के अराउंड रिवोल्यूशन कर लेगा और 58 डेज में अपनी जगह पर घूम जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट मर्क्यूरी। बड़ा छोटा प्लैनेट है, पहले नंबर पर आता है। पहला प्लैनेट समझ में आया? थ्री डी में देखना है मर्क्यूरी को। ये देखो, है ना बेहतरीन। दिस इज मर्क्यूरी। ओके, अगला प्लैनेट नेक्स्ट इज, ये हैंग हो रहा है यार आज ये बोर्ड। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस इज ओनली लिटिल स्मॉलर देन अर्थ।
इसको अर्थ ट्विन भी बोलते हैं हम। बिकॉज अर्थ से थोड़ा सा ही छोटा है, तो इसको हम अर्थ ट्विन भी बोलते हैं। साथ ही साथ इसको हम मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। ठीक है, क्यों? क्योंकि सुबह और शाम के वक्त ये हमको दिखाई देता है। कौन सा? वीनस, नेकेड आइज से। वो मतलब ऐसा नहीं है, हर कंट्रीज में दिखाई नहीं देता। जिन कंट्रीज के अंदर क्लीन एंड क्लियर स्काई हो, है ना, इसी जगह पर ये दिखाई देता। हाई लेटीट्यूड वाली कंट्री, लेटीट्यूड क्या होती है मैं बताऊंगा आपको। तो वीनस इज ओनली लिटिल स्मॉलर देन द अर्थ, दैट इज नोन एज अर्थ ट्विन। वीनस थिक एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ऑलमोस्ट 95% एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, इसलिए वीनस इज दी हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब आप जैसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि सूरज के सबसे नजदीक तो मर्क्यूरी था, बट सूरज से सबसे नजदीक मर्क्यूरी था, बट सबसे गर्म वीनस कैसे हुआ? हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस कैसे हुआ? देखो आपको ये बताता हूं मैं। इतना समझ में आया? इतना ऊपर ऊपर का, नीचे की बात हम बाद में करेंगे। ये देखो बेटा, ये है वीनस। अब वीनस का ये जो एटमॉस्फियर है, दैट एटमॉस्फियर इज मेड अप ऑफ that atmosphere of Venus is made up of CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वीनस है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है ये किससे मिलकर के बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से वीनस का एटमॉस्फेयर मिलकर के बना हुआ है। बिल्कुल सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई। इसकी क्या बात खासियत है? इसकी खासियत यह है कि सन से जो एनर्जी आती है, सन से आई हुई एनर्जी को ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तो आने देती है, बट जब वीनस उस एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करता है तो उसको ट्रैप कर देती है, उसको बाहर जाने नहीं देती, तो ये रुकता रहता है ये, और इसीलिए इसका तापमान बढ़ता रहता है। जैसा कि आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। आप जानते हो ग्रीन हाउस इफेक्ट किसको बोलते हैं? सुना आप लोगों ने ग्रीन हाउस क्यों बोलते हैं उसको? देखो मैं आपको बताता हूं, जिंदगी भर हमने सुना है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो मैं, समझो इसको। यूरोप के अंदर जो कंट्रीज में धूप कम आती, ऑब्वियसली बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर धूप कम आती। वी आर ब्लेस्ड कि हमारे यहां 300 दिन बराबर मात्रा में धूप आती है। जून, जुलाई और अगस्त का हटा दो, बाकी के 300 दिन अच्छी धूप आती है। बट बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां धूप कम आती, उनकी बात करते हैं। तो उनके अंदर कौन सी आ गई आपकी? सपोज करो यूरोपियन कंट्रीज। तो ये लोग क्या करते हैं, ये बनाते कांच के घर। किसके? कांच के घर। और इस घर के अंदर ये लोग प्लांट्स को लगाते, ग्रीन प्लांट्स को। कहां पर? इस कांच के घर के अंदर। अब कांच क्या करता है? सूरज की रोशनी को अंदर तो आने देता है, बट बाहर बहुत धीरे धीरे निकलने देता है। इस वजह से इन पेड़ पौधों को अगर गर्मी चाहिए होती तो मिल जाती है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लो आपकी कार। जब हम हमारी कार को धूप में रख देते हैं तो क्या होती? कार अंदर से एकदम गर्म हो जाती है, एकदम आग पकड़ने जितनी गर्म हो जाती है। इसका मतलब क्या? इसका सिंपल सा मतलब ऐसा होता है कि कार जो होती है उसने सूरज की रोशनी को अंदर तो ट्रैप कर लिया, बट बाहर नहीं जाने दे रही है। और जब बाहर जाने नहीं देती तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बड़े मात्रा में होता धरती के ऊपर तो ग्लोबल वार्मिंग कर देता है। ठीक है, तो यही वीनस के पास हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हुआ? अब स्लोवेस्ट रोटेशन पीरियड है, ये अपनी जगह पर कितने दिन में घूमता है? 257 दिन में अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है, और रिवॉल्यूशन में 224 डेज लगाता है। रिवॉल्यूशन रोटेशन ऑफ प्लैनेट बिल्कुल इंपैक्ट करता है ह्यूमन लाइफ को। जितना हमको पता है, हम सारे इंसानों को आदत होती है 24 घंटे वाले दिन की। अब जैसे यहां पर 257 दिन का सिर्फ दिन है और 257 की रात हो जाए तो वो साइकिल डिस्टर्ब कर देगा, तो बिल्कुल इंपैक्ट करता है। वीनस पे नहीं होती आर्यन, यूरेनस पर होती डायमंड की बरसात।
समझ में आया इतना जो ये बताया वीनस के बारे में? क्लियर हुआ बेटा? बोलो। अभिषेक, जो सन के टेम्परेचर की बात कर रहे हो ना, मैं आपको आगे बताऊंगा, रुको। बहुत सारी चीजें, पहले कॉस्मोलॉजी से तो निकले बाहर। आगे अगला प्लैनेट आ जाता तीसरा, दैट इज द अर्थ। तो अर्थ इज थर्ड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये सूरज से 150 मिलियन दूर है, मतलब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है बेटा, धरती पर एक दिन 24 घंटे का होता है। अर्थ रोटेट और स्पिन वंस 24 घंटे में अपनी जगह पर घूम जाती। शेप ऑफ द अर्थ कैसा है? तो अर्थ का शेप है जियोइड, जियोइड या फिर ओब्लेट स्फीयरॉइड। ये धरती का शेप है। अब इसका मतलब क्या होता है? धरती के शेप में एक पॉइंट जानो कि ये ऐसी है, ऊपर और नीचे से दबी हुई और इक्वेटर पर बल्ज है, जैसा कि संतरा होता ना, उस आकार की धरती बनी हुई है, जियोइड शेप, जियोइड शेप। व्हाट इज द रीजन ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन अराउंड द सन? रिवोल्यूशन का कारण तो सन है, सन अपनी तरफ खींचता है, और जब सन चीजों को अपनी तरफ खींचता है तो गोल गोल घूम के उसके आसपास चक्कर लगाती है, तो वही रोटेशन का कारण हो गया। रिवोल्यूशन के दरमियान जब चीजें ऐसे हम फेंकते हैं ना, जैसे यूं फेंकी तो सीधी थोड़ी जाती, वो घूम के जाती है, ऐसे घूम के आएगी ना यूं करती हुई, तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन सूरज की वजह से होता है। अर्थ एटमोस्फियर हैज 78% ऑफ नाइट्रोजन। धरती के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% में बाकी की सारी गैसेस है। ये सब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम जानेंगे। मेनी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हैव एटमॉस्फेयर बट ओनली अर्थ कैन ब्रीदेबल। क्यों? क्योंकि अर्थ एक गोल्डीलॉक जोन के अंदर है, मतलब ना तो सूरज से बहुत ज्यादा दूर, ना सूरज के बहुत ज्यादा पास, एक ऐसा जोन जहां पर तापमान बहुत मेंटेन और मैनेज रहे, तो वो अर्थ की कहानी हो जाएगी। एंड अर्थ हैज वन मून। इतना समझ में आया बेटा अर्थ के बारे में? फिर अगले प्लैनेट की तरफ बढ़ते हैं। कितना हुआ? रागेश, जयेश, आर्यन, अर्थ के रिगार्डिंग इतना समझ में आ गया? अर्थ, वीनस एंड मर्क्यूरी। सभी लोग बताओ, एवरीबडी, एवरीबडी। अगला पॉइंट, ये मून। अब देखो मून कैसे बना, मून की भी एक कहानी है। तो मून के बारे में ऐसा बोला जाता है कि धरती के ऊपर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिरा। सर जियोइड सरफेस कैसे बनी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जब धरती घूमती है ना, तो सेंटर से दूर फोर्स लगता है, इसलिए इक्वेटर पर बल्ज बन गया और पोल दब गए। ऑब्लेट स्फेयरॉइड धरती का शेप होता है, मतलब अर्थ जैसा जो शेप होता है उसे हम ऑब्लेट स्फेयरॉइड या फिर जियोइड शेप बोलते हैं। ठीक है? यहां पर देखो मून जो होता है, मून कैसे बना? तो धरती के ऊपर बहुत बड़ा एक एस्टेरॉइड आकर के गिरा, और जैसे वो एस्टेरॉइड धरती पर आकर के गिरा, धरती पर हो गया गड्ढा, और उस गड्ढे के अंदर से कई सारी चीजें टूट के बाहर निकल गई। जैसे ऐसा होता ना कि हमारे पास कोई चीज होती है, जैसे ये है ना पानी की बोतल, अब एकदम से इसमें से तेजी से एक धक्का लाके लगा, तो चीजें जो टूट के बाहर गई, जो चीजें टूटी और टूट के बाहर गई, वो चीजें स्पेस के अंदर रोटेट करने लगी, और जब रोटेट करने लगी तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों को बड़ी बड़ी चीजों ने एकत्रित किया और एक बॉडी बनी, और उस बॉडी का नाम बना मून। ये एक तरीका है कि जिससे चांद बना होगा। और जहां पर धरती पर जो गड्ढा बना है ना, उस गड्ढे पर विश्व का सबसे बड़ा ओशन है, नाम है पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन कैसे बना? जब धरती के ऊपर एक एस्टेरॉइड गिरा, उसने धरती पर गड्ढा कर दिया, पार्टिकल्स को बाहर फेंक दिए, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास गए, मिल गए, है ना, वो पार्टिकल्स तो मून बना लिए, और जो गड्ढा था धरती के ऊपर, उस गड्ढे में पानी भर गया और वो बन गया आपका पैसिफिक ओशन।
हाँ नीलेश, है ना पैसिफिक ओशन के नाम से। दिखाऊं पैसिफिक ओशन कहां है? ये है वो गड्ढा जिसमें फुल पानी भरा है, प्रशांत महासागर। इतना बड़ा सागर कि जो धरती का एक पूरा का पूरा चेहरा अपने अंदर संभाले। ठीक है। अब जैसे सूरज और धरती, मतलब जैसे धरती सूरज के अराउंड चक्कर लगाती है ना, वैसे के वैसे ही एकदम सेम मैनर में मून धरती के अराउंड चक्कर लगाता है। तो मून की रिवोल्यूशन साइकिल को जानते हैं हम। ये हो गया ब्लू प्लैनेट दैट इज अर्थ, और ये हो गया मून। तो जब मून धरती का चक्कर लगाता है, और धरती के चक्कर लगाने में जब मून अर्थ के पास आता है, उस कंडीशन को हम बोलते पेरीजी। इस कंडीशन को हम क्या बोलते? पेरीजी। और जब अर्थ से दूर जाता है मून, इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोजी। ये रिवॉल्यूशन है उसका। 28 डेज वेदांत शेल के 28 दिन लगते हैं उसको धरती के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में। ठीक है। तो ये हुई चांद की कहानी। अब चांद के बाद धरती का अगला प्लैनेट, एंड नेक्स्ट प्लैनेट इज मार्स। तो मार्स इज फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। इट हैज टू मून। इसके दो मून है, एक का नाम है फोबोस और एक का नाम है डीमोस। ये आपसे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा था। मून ऑफ दी वीनस। तो वीनस हैज टू मून, दैट इज फोबोस एंड डीमोस। माउंट ओलिम्पस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सोलर सिस्टम। हमारे जो सोलर सिस्टम है उसकी जो हाईएस्ट पीक है पूरे सोलर सिस्टम की, अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, सबको जोड़ लो, तो सबकी जो हाईएस्ट पीक है इवन माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची, वो है माउंट ओलिम्पस, जो कि ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर की। माउंट एवरेस्ट 8 किलोमीटर की, उससे 3 गुना ज्यादा 24 किलोमीटर की है हाईएस्ट पीक जो हमारे सोलर सिस्टम की है, माउंट ओलिम्पस इसका नाम है। इट्स रिवोल्यूशन पीरियड, मून का रिवोल्यूशन, इसका मार्स का रिवोल्यूशन पीरियड है 687 डेज, और अपनी जगह पर घूमने में समय लगाता है 24 घंटे। गैनीमेड लार्जेस्ट मून है किसका? जुपिटर का। पेरीजी ऑलमोस्ट 3 लाख है, एपोजी जो है वो आपके 4 लाख है। 3 लाख किलोमीटर इन 4 लाख किलोमीटर। हाँ, मून इज ऑल्सो ट्रेवल इन एन इलेप्टिकल पाथ। ठीक है। नहीं नहीं, आगे यहां पे कुछ पॉइंट बचा। वेरियस स्पेस मिशन जो यहां भेजे गए, जैसे वाइकिंग, पाथफाइंडर, मार्थ ओडिसी एंड एमओएम, मार्थ ऑर्बिटर मिशन, ये मार्स के ऊपर भेजे गए मिशन है अभी तक के। ठीक है, जिनको मार्स के ऊपर भेजा गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्लैनेट आ गया जुपिटर। तो जुपिटर इज फिफ्थ प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड इट इज अ लार्जेस्ट प्लैनेट। पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? तो उसका नाम है जुपिटर। 1 डे ऑन जुपिटर इज ऑफ 10 आवर्स। सोच लो, जुपिटर के ऊपर एक दिन 10 घंटे का होता बस। और टोटल मून जो जुपिटर पर पाए जाते दैट इज 92। इतने मून जुपिटर पर मिलते हैं। लार्जेस्ट मून, जुपिटर का सबसे बड़ा जो चंद्रमा है उसका नाम है गैनीमेड, और गैनीमेड इज लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। जितने भी प्लैनेट है उन सबकी लार्जेस्ट सैटेलाइट गैनीमेड है। ठीक है। इसका रोटेशनल पीरियड 9.8 है, जो कि ऑलमोस्ट 10 घंटे के बराबर है, और रिवोल्यूशन का पीरियड है 12 साल। 12 साल में सूरज का राउंड घूमता है बेटा।
क्लियर हुआ? जय सिंह। सूरज, अब देखो बेटा, इतना डिटेल में तो मुझे भी नहीं पता कि जुपिटर का टेम्परेचर कितना है, तो ये ऐसी क्यूरियस चीजें तो सर्च कर लिया करो। सर एनडीए में 356 आया था बट मैथ्स नहीं निकला, बट ज्योग्राफी एक भी क्वेश्चन नहीं लीव किए थे। बहुत बढ़िया, बन गए थे सारे। एस्टेरॉइड बेल्ट क्या होता है मैं बताऊंगा आगे, पहले प्लैनेट्स तो कंप्लीट करा दूं। अगला प्लैनेट आएगा आपका, नेक्स्ट प्लैनेट विल बी दी सैटर्न। तो सैटर्न इज 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड इट हैज 146 मून, 146 मून है इसके पास, एंड इट इज मोस्ट एक्सपेक्टेकुलर रिंग्स, इसके अराउंड एक रिंग है ना, जो डस्ट और आइस से बनी हुई है। और यही क्वेश्चन आपसे सीडीएस ने पूछा था, और पता कब पूछा? 16 अप्रैल के दिन। अभी जो 16 अप्रैल के दिन एग्जाम थी ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि सैटर्न के अराउंड जो रिंग है वो किससे बनी है? तो रिंग बनी है आइस एंड डस्ट से। मैं आपको दिखाऊं क्या? देखो बहुत मजा आता है, बहुत शानदार दिखती हो, घुमाएंगे अपन। कहां गया सैटर्न? ये क्या बात है ना शानदार? ऐसे घूमती है। क्लियर? एंड रिवॉल्यूशन पीरियड 29 साल है। जैसे जैसे सूरज से दूरी बढ़ती जा रही वैसे वैसे रिवॉल्यूशन बढ़ रहा। तो रिवॉल्यूशन पीरियड 29 साल और रोटेशन पीरियड ऑलमोस्ट 10 आवर्स। समझ में आया बेटा? सैटर्न तक क्लियर हो गए? अपने नोट्स में इनको वैसे के वैसे ही नोट कर लेना बेटा। हाँ, ये रिंग सैटर्न के अराउंड ही है। अगला सेकंड लास्ट, दैट इज यूरेनस। यूरेनस को हिंदी में बोलते अरुण। तो आइडेंटिफाइड एज ए प्लैनेट इन 1781 बाय विलियम हर्शल। इसकी खोज काफी लेट हुई थी, बहुत ही मतलब ज्यादा पुराना नहीं है। विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। इट रोटेट ईस्ट टू वेस्ट, जैसे कि वीनस है, वीनस की तरह ये भी वो प्लैनेट है जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, और ये अपनी एक्सिस से 98 डिग्री टिल्टेड है। मतलब 98 डिग्री के एंगल के साथ टिल्टेड है ये, ऐसा। ये जैसे हमारी अर्थ जो है उसका टिल्टेशन का एंगल कितना है? ऑलमोस्ट 23 डिग्री। धरती ऐसी है, नॉर्थ पोल यहां है धरती का, साउथ पोल यहां है, यहां और यहां नहीं है, यहां और यहां है, और इसका ये पूरा टिल्टेड है। ठीक है, ओके। एज इट इंक्लाइड बाय एन एंगल ऑफ 98 डिग्री एंड रिवॉल्यूशन पीरियड 84 ईयर, और रोटेशन पीरियड आपका 10.8 आवर्स, ना कि ईयर। एंड यूरेनस इज ए आइस जाइंट, पूरा गैस से बना हुआ है, एक रिंग है बस। आइस और डस्ट से मिलकर के बनी हो पूर्वा, जो आइस और डस्ट कंडेंस हुई और वो उसके अराउंड जाकर के एक्यूमुलेट हो गई सैटर्न के अराउंड। लास्ट इज नेपच्यून। तो नेपच्यून की खोज और बाद में हुई थी। जे.जी. गैले, जर्मनी के एक ज्योग्राफर थे, एस्ट्रोनॉमर, उन्होंने 1886 में इसकी खोज की थी। इट अपीयर्स एज ए ग्रीन प्लैनेट, थोड़ा ग्रीन प्लैनेट दिखाई देता है क्योंकि इसके ऊपर एक धब्बा है ग्रीन कलर का, और वो भी मीथेन की वजह से, प्रेजेंस ऑफ मीथेन की वजह से। इट्स रिवॉल्यूशन पीरियड इज 165 ईयर और रोटेशनल पीरियड 57 डेज, 15 डेज। 15 दिन में अपनी जगह पर घूम जाए। टिल्ट का मतलब होता है झुकाव, ऐसा, इसको टिल्ट बोलते हैं। ठीक है, उसे झुकाव बोलते हैं। टिल्ट का मतलब होता है कि अपने एक्सियल प्लेन से कितना झुका हुआ है। कोल्डेस्ट प्लैनेट इज नेपच्यून बेटा। रमाकांत बंजारे, नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम।
हो गया सोलर सिस्टम क्लियर। अब देखो सोलर सिस्टम में कुछ चीजें और है, लाइक देखो एक क्वेश्चन लगाते पहले तो। ये क्वेश्चन अभी पूछा था आपसे 13 तारीख के दिन। पहला, मर्क्यूरी हैज नो एटमोस्फियर, तो मैंने बताया था मर्क्यूरी हैज एकदम नेग्लिजिबल एटमोस्फियर ड्यू टू सन। ये अभी अप्रैल में पूछा था। वीनस हैज 2 मून, नहीं वीनस के पास एक भी नहीं है। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर, व्हाई? बिकॉज जुपिटर इज ए गैसियस प्लैनेट, गैस से बना हुआ है। रिंग ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ लम्स ऑफ आइस एंड डस्ट, आइस और डस्ट से इसकी रिंग बनी है, एकदम सही। तो 1, 3 एंड 4 विल बिकम द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हाँ ठीक है बेटा, जब मैं फ्री फील करूंगा ना मैं बना दूंगा एक। बिपाशा मुंडाल, उसको सर्च कर लेना बेटा एक बार और। आगे, शेप ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का शेप कैसा है? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, जियोइड या फ्लैट? कैसा है अर्थ का शेप? शेप ऑफ द अर्थ इज, मर्क्यूरी पर कोई मून नहीं है, अरुण सिंह 0। शेप ऑफ द अर्थ इज, तो अर्थ हैज जियोइड शेप। अर्थ का शेप कैसा है बेटा? जियोइड शेप। और इसके बारे में पता कैसे चला था? इसके बारे में देखो कई सारी कहानियां थी जिसकी हेल्प से पता चला था। एक तो ऐसा सीन था कि जब सूरज की रोशनी, जब चंद्र ग्रहण होता था, चंद्र ग्रहण मतलब चांद के ऊपर जब धरती की परछाई पड़ी तो शेडो गोल गई, तो उससे हमको यह समझ में आ गया कि धरती फ्लैट नहीं है, इस तरह की है। पहला तो यह था। दूसरा क्या था कि जब समुद्र के अंदर जहाज चलते हैं ना बेटा, जैसे समुद्र है, ठीक है, समुद्र के अंदर जब जहाज चलते हैं तो ये जहाज ऐसे बने होते हैं। ये जहाज, इसको बोला जाता हल, रोप, और फिर इसको मस्क, है ना। तो ये दूसरा जहाज है। ठीक, तो ऐसा बोला जाता है कि जब जहाज दूर से हम देखते हैं तो हमको पहले जहाज का मस्क दिखाई देता है, फिर रोड, फिर उसकी रोप, और एंड में जाकर के हल दिखाई देता, सबके बाद में। तो बोले अगर धरती फ्लैट होती, धरती अगर ऐसी फ्लैट होती तो हमको ये जहाज पूरा का पूरा एक साथ नजर आता, ऑब्वियसली आता। तब अगर धरती फ्लैट होती तो, बट धरती क्या टेढ़ी है, तो जब आप इधर से देखोगे ना तो आपको पहले ये वाला हिस्सा दिखेगा, फिर जैसे पास आएगा फिर ये डंडा, फिर ये रोप। इस तरह से पता किया था कि धरती फ्लैट नहीं है। समझ में आया बेटा? चलो यहां पर आज हम इसको रोक देते हैं। अब हमारे पास प्यारी प्यारी चीजें बनी हुई है, दैट इज एस्टेरॉइड एंड मीटियोरॉइड्स। उनको हम कल से डिस्कस करेंगे। एस्टेरॉइड क्या होते हैं, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, है ना। अब आएगा ज्योग्राफी पढ़ने का ओरिजिनल मजा। हाँ, फर्डिनेंड मैकगेलन ने जो यात्रा करी थी, समुद्र की यात्रा, तो उन्होंने पहली बार जब गए थे तो उन्होंने ये बता दिया था कि अगर आपको पूरब में जाना है तो आप पश्चिम होते हुए भी पूरब जा सकते हो। सभी प्लैनेट की बताई बेटा अरुण सिंह, कोई सा भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसकी रोटेशन नहीं बताई। हाँ हाँ, आगे आपको पोल भी कराऊंगा। हम थोड़ा ज्योग्राफी में एंटर तो करें, जैसे कल की क्लास जो होगी ना आप लोगों की, उसके अंदर अब चीजें बेहतरीन बेहतरीन आएगी।
जो जो सबसे ऐसे टॉपिक थे ना बोरिंग टॉपिक, वो हो गए कंप्लीट अब। ठीक है, समझ में आ गया। देखो फैक्चुअल डेटा था, कोई कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं था। अब से आएंगे कॉन्सेप्ट, कल से। हाँ देखो मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ दो प्लैनेट है, एक तो यूरेनस और एक वीनस। ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं, बस ये दोनों। बाकी जितने भी प्लैनेट है सब वेस्ट टू ईस्ट घूमते हैं। ठीक, कल से शुरू हो जाएगी आपकी जियोमॉर्फोलॉजी। साइज वाइज सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, दूसरा प्लैनेट सैटर्न, ये दो सबसे बड़े हो गए, और सबसे छोटा हो गया मर्क्यूरी। ठीक है, हमारे जो प्लैनेट है जैसे मर्क्यूरी, मर्क्यूरी से बड़ा वीनस, वीनस से बड़ा मार्स, और मार्स से बड़ा अर्थ। तो याद रखना हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में सबसे बड़ा अर्थ, और पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है आपका कौन सा, जुपिटर। ठीक है, चलो बेटा, तो आज की इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। जय हिंद एंड जय भारत।